आवाज़ जो है वो आप लोगों को आ रही है। ऑल राइट जी। कल हम लोगों ने जो है वो ईसीजी स्टार्ट की थी और मैं इसके जो है वो बेसिक पैरामीटर्स जो है उसको बता देता हूँ और उससे वाबस्ता जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो एबनॉर्मेलिटीज़ हम गो थ्रू कर लेते हैं और उसके बाद जो है जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है वो मे बी हम इन पर्टिकुलर ऑनलाइन सेशन के जो है कहीं आखिर पे रखेंगे। तब तक जो है वो आप जो ईसीजी की स्लाइड्स हैं वो इस्माइल से लेकर उनको जो है वो फोटोकॉपी करा लें, वो कहते हैं कलर प्रिंट करवा लें। ऑल राइट जी। कल हम लोगों ने जो है वो आपका एक्शन पोटेंशियल जो है उसको मैंने आपको बताया था कि जो एसए नोड होता है उससे आपका जनरेट होगा, फिर ए बी एट्रियल मसल से ए बी नोड, कॉमन बंडल ऑफ फेस, बंडल ब्रांचेस, पकंजी और वेंट्रिकुलर मसल के अंदर जो है वो आपका मामला पहुंचेगा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो एक पोर्शन ऑफ हार्ट से दूसरे पोर्शन ऑफ हार्ट की तरफ जो है वो ट्रेवल कर रहा है। इस पर्टिकुलर ट्रेवल करते हुए जो डिफरेंट एरियाज की डीपोलराइजेशन हो रही होती है उसका जो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड है, अगर हम उसको किसी तरीके से रिकॉर्ड करें तो उसको जो है वो ईसीजी के नाम से पुकारा जाता है। दैट मीन्स के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ईसीजी जो है वो हमें जो है वो किसी जो है वो मैकेनिकल इवेंट की इंफॉर्मेशन नहीं देता। यानी कि हमें ये नहीं बताता कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शन हुई है या कॉन्ट्रैक्शन बेहतर हुई है या कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपकी प्रॉपर हुई है या इम्प्रॉपर हुई है, या कोई पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कोई पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। ये हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स हैं उसमें से इम्पल्स नॉर्मल तरीके से जो है वो गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। और अगर हम ये देखें कि इम्पल्स जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट में से जो है वो नॉर्मल तरीके से जो है वो नहीं गुजर रही, तो फिर हम लोग जो है इनडायरेक्टली अंदाज़ा लगाते हैं कि जी आपका जो है वो कहीं ना कहीं पर किसी जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता होगा। दैट इज़ वाई आपका जो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो है वो स्लो डाउन हो गया है। तो एक बात जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि जिस वक्त भी हम लोग जो है वो इम्पल्स की ट्रांसमिशन को आपके कार्डियक मसल में से कहीं पर भी जो है अबनॉर्मल करते हैं या किसी भी वजह से आपका जो इम्पल्स है उसका जो ट्रांसमिशन है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो उस स्लो डाउन होने की जो है वो 4 मेजर रीज़न जो है वो होती हैं। उसकी जो है वो कोई और 5 भी रीज़न जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी। एक जो आपकी रीज़न जो है वो एग्जिस्ट करती होगी वो है कि जी आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो जो है वो आपकी कट गई है। और अगर आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो जो है वो कट गई है तो जो फीचर आप लोग जो है वो डेवलप कर रहे हैं वो बेसिकली इस्कीमिया ऑफ अ पर्टिकुलर जो है वो कार्डियक जो है वो पोर्शन है। यहाँ पर जो है वो आप लोगों को 3 चीज़ों के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि जो हाइपोक्सिया होता है वो क्या होता है, और जो आपका इस्कीमिया होता है वो क्या होता है, और जो आपका इन्फार्क्शन होता है वो क्या होता है। ये तीनों ही चीज़ें जो है हम लोग जो है वो बार बार जो है वो आपके ये नाम जो है वो आप कार्डियक मसल की जब एबनॉर्मेलिटीज़ हम लोग देखेंगे तो हम लोग इन 3 एबनॉर्मेलिटीज़ को जो है वो बार बार जो है वो इनकाउंटर करेंगे। तो यू मस्ट नो कि इन तीनों के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या होता है। हालांकि तीनों के अंदर जो है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जो है वो बेसिक प्रॉब्लम होता है। तो हमने आपसे कहा कि जब भी कार्डियक मसल के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम जो है वो डेवलप होगा तो उसकी 4 जो है वो मेजर रीजंस होंगी। जो सबसे कॉमन रीजन होगी दैट वुड बी हाइपॉक्सी। यानी कि जो आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो रही है, और जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो रही है उसका इनडायरेक्टली मतलब यह है कि जी आपने जो ब्लड सप्लाई है उसको जो है वो कम कर दिया है। तो मोस्ट लाइकली जो आपकी ब्लड सप्लाई होती है वो जिस वक्त कम हो रही होती है तो वो आपका वन वे और अनदर में कार्डियक मसल जो है उसको अफेक्ट करता है। और जब कार्डियक मसल जो है वो आपका हाइपॉक्सिक होना शुरू हो जाए तो उसमें से जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो आपका स्लो डाउन हो जाता है या वो प्रॉपर नहीं रहता। तो जो पहली रीजन आपकी एग्जिस्ट कर सकती है दैट इज हाइपॉक्सिया। दूसरा जो एबनॉर्मेलिटी हार्ट की जो है कंडक्शन के अंदर अगर कोई एग्जिस्ट करेगी तो उसकी रीजन जो है वो आपकी आयोनिक होगी। आयोनिक अगर आपने देखा हो कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो 3 बेसिक आयंस के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है। आपका सोडियम के ऊपर, कैल्शियम के ऊपर और आपका जो है वो पोटासियम के ऊपर।
तो जो 3 आयन्स हैं, अगर इसकी कंसंट्रेशन के अंदर जो है कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही हो, और जो मेजर एबनॉर्मेलिटीज होती हैं वो सोडियम का बढ़ जाना, दैट इज हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम का कम हो जाना, दैट इज हाइपोनेट्रीमिया, कैल्शियम का बढ़ जाना, दैट इज हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम का कम हो जाना, दैट इज हाइपोकैल्सीमिया, पोटासियम का बढ़ जाना, दैट इज हाइपरकैलीमिया, और पोटासियम का कम हो जाना, दैट इज हाइपोकैलीमिया। तो ये जो हाइपर और हाइपो आयोनिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं सोडियम के साथ, पोटासियम के साथ, और आपकी जो है वो कैल्शियम के साथ, अगर ये डेवलप हो रही हो तो भी आपका जो कंडक्शन है थ्रू द कार्डियक मसल वो जो है वो इम्पेयर हो सकता है। तीसरी जो आपकी एबनॉर्मेलिटी है दैट इज इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये है कि इन्फेक्शन हो गया है, और उस इन्फेक्शन ने जो है वो आपकी कार्डियक मसल को जो है वो डैमेज करना शुरू कर दिया है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपका जो इम्पल्स का जो ट्रेवल है वो हैम्पर हो गया है। जो मोस्ट कॉमन आपका जो है वो इम्पल्स जिस वजह से हैम्पर हो रहा होता है दैट इज आपका जो एंडोकार्डाइटिस हम लोग बोलते हैं डेवलप होता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है डेवलप हो रहा होता है। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली उन लोगों के अंदर जो है वो ज़्यादा होती हैं जो कि आपके बाहर से जो है वो ड्रग्स ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। और जो चौथी इंपॉर्टेंट रीज़न है जी वो आपकी ऑर्गेनिक है, यानी कि हार्ट का मसल जो है वो डायरेक्टली किसी वजह से डैमेज हो जाए, कोई ट्रॉमा डेवलप हुआ है, या फिर कोई ट्यूमर अंदर जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है, या चेस्ट के अंदर जो है कोई ट्यूमर डेवलप होना शुरू हो गया है जिसने आपके कार्डियक मसल को इन्वेड करने के बाद उसको जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। तो ये 4 रीजन हो सकती हैं, कोई 5वीं रीजन जो है वो आपको कार्डियक मसल के अंदर जो है वो एबनॉर्मेलिटी की नहीं मिलेगी। सो वी विल हैव जो मोस्ट कॉमन रीजन हमें इम्पल्स कंडक्शन में एबनॉर्मेलिटी की जो देखने को मिलती है, और इम्पल्स कंडक्शन में जब हम एबनॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम लोग जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी बेसिकली आप जो है वो कार्डियक मसल की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है एट वन पॉइंट और अनदर पॉइंट जो है उसको जो है वो खराब कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस वक्त इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकल रहा है तो वो डीपोलराइज कर रहा है मसल को, जब मसल डीपोलराइज हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल फेज में जा रहा है। तो ये जो ईसीजी होता है इनडायरेक्टली आपको बताता है कि अगर इसमें किसी इम्पल्स का कोई ड्यूरेशन जो है वो खराब हो रहा है, या किसी वेव की जो है वो कोई शेप खराब हो रही है, या जो इंटरवल्स है उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी इम्पल्स कंडक्शन के अंदर या इनडायरेक्टली जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास जो 4 मेजर रीजन होती हैं, दैट इज सबसे कॉमन रीजन आपकी हाइपॉक्सिक है, दैट मीन्स के लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या लो ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू। और लो ऑक्सीजन सप्लाई का मतलब यह है कि आपने वन वे और अंडर वे ब्लड सप्लाई जो है उसको रिड्यूस कर दिया है, या ब्लड सप्लाई को काट दिया गया। जो दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन है वो दैट इज आयोनिक, और सोडियम, पोटासियम या कैल्शियम की जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, चाहे वो हाइपर एबनॉर्मेलिटीज़ हों या चाहे वो आपकी हाइपो एबनॉर्मेलिटीज़ हों, वो जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद आपकी जो तीसरी इंपॉर्टेंट रीज़न है दैट इज इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव का मतलब ये है कि जी कोई जो है वो इन्फेक्शन आपके जो है कार्डियक मसल को इन्वेड कर गई है। आम जुबान में इसको एंडोकार्डाइटिस जो है वो कहा जाता है, कार्डाइटिस से है। और आइटस जब भी आप आ रहे हो, आपने इम्यूनिटी में शायद पढ़ा होगा जब आप ब्लड पढ़ रहे थे कि जो आइटस जहाँ पर आना शुरू हो जाए तो ये बेसिकली जो है वो आपकी इन्फ्लेमेशन को या इन्फेक्शन, एक्टिव इन्फेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो दिस पर्टिकुलर थिंग जहाँ पर आइटस आ जाएगा, कार्डाइटिस है, तो फिर ये आपका जो है वो कार्डियक मसल के साथ है। तो कार्डियक मसल की इन्फ्लेमेशन जो है वो आपकी इम्पल्स को स्लो डाउन कर सकती है बिकॉज कि आपका मसल डैमेज हो रहा होता है। और फिर जो चौथी इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज आपका ऑर्गेनिक रीजन। फॉर एग्जाम्पल कि डायरेक्ट ट्रॉमा है, कोई ट्यूमर है जिसने आपकी मसल को इन्वेड कर दिया और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, तो डायरेक्ट डैमेज जो आपका ऑर्गेनिक बुनियादों पर डेवलप हो रहा होता है। तो पहली रीजन जो है वो आपकी हाइपॉक्सिक थी, और मैंने आपसे कहा कि आपको 3 टर्मिनोलॉजीज के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि हाइपॉक्सिया क्या होता है, इस्कीमिया क्या होता है, और इन्फार्क्शन क्या होता है। तो हाइपॉक्सिया तो एक जनरल सिचुएशन है कि जिसमें आपने जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको जो है रिड्यूस कर दिया है, जो ब्लड सप्लाई है वो आपकी जो है वन वे और अनदर वे जो है वो रिड्यूस हो गई है। अगर ये जो हाइपॉक्सिक कंडीशन है वो आपकी ब्लड सप्लाई की वजह से, यानी कि ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से जो है वो आपकी जो है वो डेवलप हो रही है, तो वो बेसिकली इस्कीमिया कहलाता है। तो हाइपॉक्सिया इज रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद इन द ब्लड इटसेल्फ, कि आपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट ही जो है वो कम कर दिया है वन वे और अनदर वे। उसकी रीजन जो है वो आपकी एटमॉस्फेयर में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, उसकी रीजन आपकी पल्मोनरी सिस्टम में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, आपके वैस्कुलर कंपार्टमेंट में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, आपके हिमेटोलॉजिकल कंपार्टमेंट के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। व्हाटएवर द रीजन वॉज जिसकी वजह से आपके ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट कम हो गया है, उस सिचुएशन को जो है वो आप हाइपॉक्सिया कहते हैं।
अगर आपने जो है वो रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई जो है वो डेवलप की है, दैट मीन्स कि आपने ब्लड सप्लाई को काटना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जांपल ब्लड सप्लाई, कोरोनरी ब्लड सप्लाई है, तो उसके अंदर जो है वो कोई एम्बॉलिक फिनोमेना आ गया है, कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक आ गया है, कोई वेजोकॉन्स्ट्रिक्टिव एलिमेंट डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से कोरोनरी का डायमीटर जो है वो रिड्यूस हो गया है, और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई आपका जो हार्ट को जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो अगर रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई की वजह से कार्डियक मसल के अंदर जो है वो आपका हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप बेसिकली जो है वो इस्कीमिया बोलते हैं। और अगर जो है वो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो है वो इस इस्कीमिया को रिवर्स ना करें, तो रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना डिरेंज हो जाता है कि यहाँ पर जो एबनॉर्मल पीएच होगी, एबनॉर्मल पीएच आपके सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, और एक दफ़ा जो है वो आपके कार्डियक सेल्स की जो डिस्ट्रक्शन है उसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया, तो फिर जो आपका मामला डेवलप होता है उसको इन्फार्क्शन कहा जाता है। दैट इज द एंड स्टेज सीक्वेली ऑफ हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया इज बेसिकली रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विद इन द ब्लड, और उसके बाद आपका जो इस्कीमिया है दैट इज रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, और उसकी वजह से जो आपका ऑक्सीजन कंटेंट डेफिसिट आ रहा होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जबकि अगर इस्कीमिया प्रोलॉन्ग हो जाए और आपका जो है वो सेलुलर डैमेज जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप इन्फार्क्शन जो है वो बोलते हैं। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना जो है वो आपको आना चाहिए। तो 4 इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से आपकी जो है वो इम्पल्स जो ट्रांसमिशन है उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो सकते हैं। एक आपका जो है वो हाइपोक्सिक इशू है, दूसरा इशू जो है वो आपका आयोनिक है, तीसरा इशू जो है जी वो आपका इन्फ्लेमेटरी है या इन्फेक्टिव है, और चौथा इशू जो है वो आपका ऑर्गेनिक है। और जो हाइपोक्सिया है उसकी 3 सिचुएशन हो सकती हैं। हाइपोक्सिया यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ही कम आ रहा है, या फिर अगर ब्लड सप्लाई कमी की वजह से जो है वो हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है तो इस्कीमिया कहलाएगा। और अगर जो है वो आपने इस्कीमिया की वजह से जो है वो मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर जो है वो सेलुलर डैमेज स्टार्ट कर दिया है, तो वो आपका जो है इन्फार्क्शन जो है वो कहलाएगा। ऑलराइट, कल हम लोगों ने जो है वो इसको देखा था कि आपका जो ईसीजी है उसके ऊपर हमारे पास 3 वेव फॉर्म्स आ रही होती हैं। पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, क्यूआरएस जो है वो आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और जो टी वेव है वो आपकी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। एट्रियल रीपोलराइजेशन की वेव इस वजह से नहीं आती बिकॉज जिस वक्त वो आ रही होती है उसी वक्त एक बड़ा मसल जो है वो डीपोलराइज होने के मरहले में होता है, तो इलेक्ट्रोड इस बड़े पोटेंशियल को रिकॉर्ड कर लेती है, और जो छोटा पोटेंशियल है विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1/100 ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वो जो है वो यूजली निगेट हो जाता है, और इस पर्टिकुलर जो आपका पीआर इंटरवल है उसके आखिरी पोर्शन के अंदर कहीं पर वो मर्ज हो जाता है। सो जो पीआर इंटरवल है जी आपका, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी इम्पल्स जो है वो एट्रियल कंपार्टमेंट से वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के दरमियान ट्रेवल कर रही है, यानी कि ये उस पीरियड को रिप्रेजेंट करता है जिसमें इम्पल्स ऐसे नोड से होती हुई एट्रियल मसल को डीपोलराइज करती हुई, एबी नोड को डीपोलराइज करती हुई, बंडल ऑफ को डीपोलराइज करती हुई, परपेंजी सिस्टम को डीपोलराइज करती हुई वेंट्रिकल के अंदर पहुंच गई है, और वेंट्रिकुलर मसल ने जो डीपोलराइज होना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो आपका क्यूटी इंटरवल होता है, तमाम के तमाम जो कार्डियक इवेंट है दैट इज कि आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, उसको जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखता है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो ईसीजी है वो ईसीजी जो है दैट इज 5 जो आपके जो स्केयर्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, और ये जो 5 आपके जो स्केयर्स होते हैं उसके अंदर हर जो आपका जो एक बड़ा स्केयर है उसके अंदर जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों के अंदर जो है वो आपका 5 स्केयर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो एक बड़ा स्केयर जो है वो आपके 25 जो है वो स्केयर्स की रिप्रेजेंटेशन देता है, और जो एक स्मॉल स्केयर आपका यहाँ पर पड़ा हुआ होता है, वो जो एक स्मॉल स्केयर है उसका जो ड्यूरेशन है ईसीजी के ऊपर दैट इज 0.04 सेकेंड। दैट इज वाई एक जो बड़ा स्केयर होता है उसकी जो टोटल रिप्रेजेंटेशन टाइम की होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.2 सेकेंड होती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिस वक्त आप ईसीजी को रीड कर रहे होते हैं तो आप इन इंटरवल्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं,
और देख रहे होते हैं कि क्या प्रॉपर टाइम के अंदर जो है वो आपकी इम्पल्स एट्रियल कंपार्टमेंट से निकलकर वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट में पहुंची है या नहीं पहुंची। अगर तो आपको ये पता होगा कि जी आपने कितने बॉक्सेस जो उसको कैलकुलेट कर लिया और कितना टाइम पीरियड ये निकलता है, तो आप बता सकेंगे कि वेदर द टाइम इंटरवल वाज नॉर्मल और वेदर द टाइम इंटरवल वाज नॉट नॉर्मल। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है वो ये अंदाज़ा लगाएंगे कि इम्पल्स नॉर्मल तरीके से ट्रेवल कर रही है या इम्पल्स नॉर्मल तरीके से ट्रेवल नहीं कर रही। और अगर इम्पल्स नॉर्मल तरीके से ट्रेवल नहीं कर रही तो फिर मैंने आपसे कहा कि जो उसके जो है वो वही चार रीजन हो सकते हैं जो कि हमने पीछे देखे कि या तो इस्कीमिया हो सकता है, या फिर जो है वो आपकी आयोनिक एबनॉर्मेलिटी है, या फिर आपका इन्फ्लेमेटरी है, या फिर आपका जो है वो ऑर्गेनिक डैमेज है। तो फिर आप जो है उसमें से ये डायग्नोज करते हैं मोस्ट एविटेबल कॉज को बाकी चीज़ें देखते हुए यदि प्रॉब्लम क्या है। दैट इज बेसिकली वेयर वी स्टार्ट टू इंटरप्रेट द ईसीजी। तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आपका जो नॉर्मल पीआर इंटरवल होता है वो 0.12 से 0.2 सेकंड होता है, यानी कि 3 से 4 जो आपके स्मॉल स्केयर्स है 3 से 5 उसके ऊपर जो है ये रिप्रेजेंट करता है। आपका जो QRS है ये 2 स्मॉल स्केयर्स की रिप्रेजेंटेशन आती है, अप्रॉक्सीमेटली 0.8 से 0.9 तक मामला जो है वो मौजूद रहता है। आपका जो QT इंटरवल है ये अप्रॉक्सीमेटली 0.4 से 0.43 सेकेंड, यानी कि आपके दो जो बड़े स्केयर्स हैं उनकी जो है ड्यूरेशन के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। और आपका जो नर्व इम्पल्स है उसके अंदर उसके ट्रेवल के अंदर यही 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग बार बार देख रहे होते हैं। हम लोग देख रहे होते हैं इंटरवल जो है वो आपका तवील हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जी आपकी इम्पल्स जो है वो एट्रियल से वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर देर से आ रही है। और अगर देर से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो बीच का जो मसल आपका पड़ा हुआ था वो इम्पल्स को स्लो कंडक्ट कर रहा है। और अगर इम्पल्स स्लो कंडक्ट कर रहा है तो फिर मोस्ट लाइकली जो रीजन हमारे पास निकलती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे पास जो रीजन होती है वो इस्कीमिक होती है। गो के जो रीजन है वो हमारे पास आयोनिक भी हो सकती हैं, इन्फ्लेमेटरी भी हो सकती हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन 90% ऑफ द टाइम हमारे पास जो रीजन होती है दैट इज इस्कीमिक। फिर आप ईसीजी के ऊपर अंदाजा लगाते हैं कि कहीं पर कोई ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस पोर्शन से जो है वो निकलने वाली जो इम्पल्स है वो स्लो डाउन हो गई है। और जो इम्पल्स स्लो डाउन हो गई है तो उसकी वजह से जो है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी भी जो है उसी हिसाब से जो है मैल फंक्शन कर रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी नीड टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो वी हैव गॉट दीज पर्टिकुलर, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि जो PR इंटरवल होता है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 3 से 5 स्मॉल बॉक्सेस, जबकि QT इंटरवल जो है वो 2 लार्ज बॉक्सेस के ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। और जो QRS इटसेल्फ है ये 2 स्मॉल बॉक्सेस के ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है नॉर्मली। और एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.04 सेकेंड का है, और जो आपका एक बड़ा बॉक्स है वो आपका जो है वो 0.2 सेकेंड को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। So this is how you extend the basic interpretation of the major चीज़ें जो कि आपको ECG के ऊपर जो है वो पता होनी चाहिए। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ECG, दैट इज ए पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी जिसको हम आम जुबान के अंदर हार्ट ब्लॉक जो है वो बोलते हैं। हार्ट ब्लॉक ये कॉमन रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन की जिसमें आपकी एट्रियल कंपार्टमेंट से निकलने वाली इम्पल्स वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट तक जो है वो स्लोली ट्रांसमिट हो रही हो, या वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो पहुंचने वाली आपकी इम्पल्स है वो इटसेल्फ जो है वो वेंट्रिकल के अंदर स्लो ट्रेवल कर रही हो। तो अगर जो है वो आपके एट्रियल से वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो इम्पल्स जो है वो स्लो ट्रेवल कर रही है, तो इसको AV ब्लॉक कहा जाता है, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक। और अगर ये वेंट्रिकल के अंदर इटसेल्फ जो है वो स्लो ट्रेवल कर रही है तो इसको वेंट्रिकुलर ब्लॉक कहा जाता है। स्लो ट्रेवल करने की अभी हम पीछे रीजन जो है वो मोस्ट कॉमनली पढ़ा है कि जब भी आपकी इम्पल्स जो है वो स्लो ट्रेवल करेगी कार्डियक मसल के अंदर से फ्रॉम SA नोड से होती हुई टुवर्ड्स वेंट्रिकल, तो उसको आम जुबान के अंदर मेडिसिन के अंदर जो है वो हम लोग हार्ट ब्लॉक कहते हैं।
और ये जो हार्ट ब्लॉक है उसकी दो मेजर टाइप्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर तो ये एट्रियल और वेंट्रिकुलर के दरमियान एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स के इम्पल्स एट्रियल से वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो देर से जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, तो उसको एवी ब्लॉक कहा जाता है। और अगर ये वेंट्रिकल के अंदर इटसेल्फ स्लोली ट्रांसफर हो रही है तो वो वेंट्रिकुलर ब्लॉक कहलाता है। इस हम जो मोस्ट कॉमन ब्लॉक्स देखते हैं वो यूजली आपके एवी ब्लॉक्स होते हैं। दैट मीन्स कि एट्रियल से वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट में आते आते आपकी जो इम्पल्स है उसका जो ट्रांसमिशन है वो स्लो डाउन हो गया है। तो ये जो आपका एवी ब्लॉक होता है, अगर हम ये कहें कि जी एट्रिया से वेंट्रिकल में आते आते आपकी जो इम्पल्स है वो स्लो डाउन हो गई है, तो जो चीज़ आपकी एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर इम्पल्स की ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, दैट वाज पीआर इंटरवल। तो अगर पीआर इंटरवल आपका फैलना शुरू हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि जी आपका जो इम्पल्स है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में प्रॉपरली नहीं जा रही है। दैट इज़ वाई वी डू कॉल इट कि आपका जो हार्ट ब्लॉक है वो डेवलप हो गया। तो पीआर इंटरवल का फैल जाना आपका जो है वो एवी ब्लॉक को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि जो नॉर्मल हमने कहा कि 3 से 5 स्मॉल स्केल्स को रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, 0.12 से 0.2 सेकंड्स तक, 0.18 सेकंड तक जो है वो मौजूद होता है। तो अगर उससे बड़ा होना शुरू हो जाए पीआर इंटरवल आपका, तो आप कहते हैं कि जी हार्ट ब्लॉक जो है वो डेवलप हो गया। जो पीआर आपका जो इंटरवल है इसकी कैलकुलेशन दैट इज वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर क्यूटी इंटरवल जो है वो आपका फैलना शुरू हो जाए तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्यूटी इंटरवल जो है वो एट्रियल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के तमाम इवेंट और डीपोलराइजेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर डीपोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन के अंदर जो है वो मामला फैलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकुलर मसल में इटसेल्फ इम्पल्स स्लोली जो है ट्रेवल कर रही है, तो ये वेंट्रिकुलर ब्लॉक कहलाएगा। तो अगर पीआर इंटरवल जो है वो फैल रहा है तो ये एवी ब्लॉक का इंडिकेशन होगा, और अगर क्यूटी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है तो ये आपका जो है वो इंडिकेशन होगा फॉर द वेंट्रिकुलर जो है वो ब्लॉक। तो नॉर्मल पीआर इंटरवल हमें ऑलरेडी पता है कि जी आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली 0.12 से लेकर 0.2 सेकंड्स तक होता है। तो अगर जो है कि इंटरवल आपका जो है वो 0.38 सेकंड के करीब करीब जो है हो जाए, यानी कि 0.2 जो आपका सेकंड है 0.2 सेकंड से जो है वो बढ़कर जो है 0.3 सेकंड हो जाए, 0.4 सेकंड हो जाए, लेकिन उसके अलावा जो है वो आपको ईसीजी के ऊपर कोई और एबनॉर्मेलिटी जो है वो देखने को ना मिले, तो उसको जो है वो हम लोग फर्स्ट डिग्री जो है वो हार्ट ब्लॉक जो है वो बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इम्पल्स जो है वो उसकी जो ट्रांसमिशन है वो स्लो ज़रूर हो गई है, लेकिन अगर अभी उसने जो है वो कोई वायबल कार्डियक डैमेज जो है उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं किया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग अगर हम इमीडिएट मेजर्स यहाँ पर ले लें और इस्कीमिया को जो है वो रिवर्स कर दें, तो आपका जो पेशेंट है वो एक हेल्दी लाइफ जो है उसको गुजार सकता है। दिस इज सपोज टू बी द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। जो सेकेंड डिग्री आपका हार्ट ब्लॉक होता है उसमें ये क्या होता है कि आपका जो इम्पल्स है वो इतना स्लोली जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती है कि एक मकाम ऐसा आता है कि जो इम्पल्स होता है वो आपके एवी सिस्टम के अंदर आते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टम से आते आते कहीं पर डाई आउट हो जाती है, यानी कि वो वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर पहुंचती ही नहीं है। उसने ऐसे नोड से जो प्रोडक्शन ली, एट्रियल कंपार्टमेंट जो है उसको डीपोलराइज किया, और उसके बाद अभी आपका कंडक्टिंग सिस्टम में से कहीं से गुजर रही होगी तो ये बीच के अंदर आते हुए जो है डाई आउट हो जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग ये इम्पल्स ट्रांसमिट ही नहीं हो सकेगी। उसके बाद जो पीछे से इम्पल्स आ रही होगी वो इस पर्टिकुलर रुकी हुई जो इम्पल्स है, बिकॉज के यहाँ पर ये एरिया तो डीपोलराइज हो गया था लेकिन ये आगे एरिया को डीपोलराइज नहीं कर सका था, तो जब पीछे से इम्पल्स आएगी तो पिछले इम्पल्स के साथ जो है वो कंबाइन टुगेदर हो जाएगी, और जैसे आप किसी फंसी हुई चीज़ को धक्का देते हैं तो ये आपकी जो डीपोलराइजेशन की वेव है वो फिर अल्टीमेटली एक बड़े एम्पलीट्यूड के साथ जो है वो वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगी और दोबारा से जो है वो आपकी इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मामला कुछ ऐसा हो, हम देखें कि जी आपकी इम्पल्स जो है वो उसका ट्रांसमिशन बीच बीच में से ब्लॉक होना शुरू हो गया कि वो वेंट्रिकल में पहुंच भी नहीं रही, तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन कि आपका अगर ऐसे नोड से जो है इम्पल्स जनरेट हो गया है और एट्रियल मसल डीपोलराइज हो गया है तो पी वेव तो आपकी आ जाएगी, लेकिन बिकॉज कि आपका मामला वेंट्रिकल तक पहुंचा ही नहीं है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपका नहीं आएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बीच में से ओमिट हो जाएगा, आएगा ही नहीं।
फिर दोबारा से आपका एट्रियल मसल डीपोलराइज हो रहा है तो आपकी जो है वो पी वेव आ जाएगी, और उसके बाद फिर आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप होगा। तो ये आपको बताएगा कि अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले जो है वो मल्टीपल पी वेव जो है वो आपका आना शुरू हो जाए, तो ये आपको बताता है कि जी आपका जो डैमेज है वो मसल के अंदर इतना इतना हो गया है कि उसने अब जो है वो फिजिकली इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन है उसको ब्लॉक करना शुरू कर दिया है एट रेगुलर और एट इरेगुलर इंटरवल्स। तो अगर पीआर इंटरवल भी आपका तवील हो रहा हो और साथ में जो है वो आपकी मल्टीपल पी वेव्स जो है वो आना शुरू हो जाएं और हर पी वेव के साथ आपका जो है वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो एग्जिस्ट ना करता हो, तो हम कहते हैं कि ये सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है वो आपका जो है वो चल रहा है। और ये जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है जी आपका दो कॉमन प्रेजेंटेशन के साथ जो है वो प्रेजेंट करता है, 2:1 के साथ या 3:1 के साथ। यानी कि हर दो पी वेव के बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पड़ा होगा या हर जो है वो तीन वेव वो मौजूद होगा। तो ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की, उसके अंदर हम ब्लॉक को उसने इतना जो आपका इस्केमिक डैमेज था उसने मसल को इतना डैमेज कर दिया है कि अब वाइबली इम्पल्स की ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं रही। लेकिन अगर हम यहाँ पर अभी इस्कीमिक जो एलिमेंट था उसको रिड्यूस कर दें या उसको जो है वो ओमिट कर दें, तो अभी भी ये चांसेस हैं कि जो पेशेंट है वो यहाँ से जो है वो रिकवर कर जाए। सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक सिर्फ पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा होता है, लेकिन जो पी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का रेशो होता है वो चेंज नहीं हुआ होता, और हर पी के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा होता है। इसका मतलब ये है कि हर एट्रियल मसल डैमेज दैट इम्पल्स वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट में पहुंच जरूर रही है, लेकिन अगर डैमेज जो है वेंट्रिकुलर मसल का जो है वो वाइबल हो जाए या एवी सिस्टम का आपका जो एट्रियो वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट पड़ा हुआ है जहाँ पे सारा कंडक्टिंग सिस्टम पड़ा हुआ है उसमें डैमेज कोई इतना शिद्दत का हो गया है कि इम्पल्स बीच में रुकना शुरू हो गई है, तो फिर वो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। उसमें फिर मल्टीपल पी वेव्स या मल्टीपल एट्रियल डीपोलराइजेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपकी हर एट्रियल डीपोलराइजेशन के साथ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन देखने को नहीं मिल रही होगी। तो ये 2:1 या 3:1 के साथ जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आ सकती है। दिस इज सपोज टू बी द सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। पीआर इंटरवल भी जो है वो आपका प्रोलॉन्ग है और आपका जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हर पी वेव है उसके साथ जो है आपको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी देखने को नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बीच में मिसिंग आ गया, इट मीन्स कि ये आपका जो सेकंड हार्ट ब्लॉक है जिसको जो है वो पंप करते हैं ब्रेन की तरफ, और जो आपका हाइपॉक्सिया डेवलप हुआ होता है ब्रेन का, वो हाइपॉक्सिया जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है और पेशेंट वापस अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो जाता है। सो दीज फेंटिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। अगर आपकी जो है वो बीच में मल्टीपल बीट्स जो है फॉर एग्जांपल तीन आपकी जो है बीट्स बीच पे मिस हो गई हैं, तो तीन बीट्स के लिए आपका ब्लड सप्लाई ऊपर गया ही नहीं है, तो ये आपकी ब्लड सप्लाई इतनी शिद्दत से एकदम से एक्यूटली कट गई है कि आपके ब्रेन को जो है वो कोई काउंटर मैकेनिज्म डेवलप करने का मौका ही नहीं मिला। सडन हाइपॉक्सिया डेवलप हुआ है, सडन हाइपॉक्सिया की वजह से न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो शट डाउन हुई है, और सडन शट डाउन की वजह से आप फेंट करते हैं और गिर जाते हैं। गिरने के बाद अब जब आपकी अगली बीट जो है वो डेवलप होना शुरू होगी इस रिदम के ऊपर, तो एक तो हार्ट ने जो है वो बीट जो है वो डेवलप करना शुरू कर दिया है, और दूसरा आपका जो ब्लड सप्लाई है टांगों की तरफ जो कि नीचे की तरफ जा रही है जनरल इफेक्ट ग्रेविटी, अब वो भी नहीं है, तो आपका ज़्यादा ब्लड हार्ट में मौजूद है जिसको डायरेक्टली आप इंक्रीज क्वान्टिटी में हार्ट ब्रेन को पंप कर सकते हैं, तो आपका पेशेंट जो है वो उस पर्टिकुलर फेंटिंग से जो है वो रिकवर कर जाता है। तो ये जो रिपीटेड फेंटिंग्स आपकी आउट ऑफ द ब्लू डेवलप होती हैं, जो पेशेंट खड़ा हुआ है एकदम से गिर गया है और गिरने के बाद आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स आफ्टर अ मिनट और सो पेशेंट एकदम से रिकवर होता है, खड़ा हो जाता है और उसके अंदर कोई और फीचर नहीं आ रहा होता। इसको स्टोक्स एडम सिंड्रोम बोलते हैं। सांस
और ये जो है वो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करता है, इट शुड ऑलवेज रिंग रेड सायरन कि समथिंग रॉन्ग इज देयर विद इन द कार्डियक मसल, और जो रीजन आपकी एग्जिस्ट कर रही होती है वो मोस्ट लाइकली सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, जो कि थर्ड के साथ भी जो है वो आपकी स्टोक एडम सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो सकता है। तो फर्स्ट आपका जो डिग्री हार्ट ब्लॉक था उसके अंदर सिर्फ पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा था, लेकिन आपके हर पी के साथ एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा था। लेकिन जो सेकेंड डिग्री आपका जो हार्ट ब्लॉक है उसमें हर पी के साथ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा, 2:1 या 3:1 जो है वो आपका चल रहा होता है। अब अगर यही आपका जो डैमेज है एट्रियल से वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट में आते हुए वो अगर इतना ग्रॉस हो कि उसने मसल को जो है वो इन्फाक्ट कर दिया हो, यानी कि मसल इटसेल्फ जो है उसका सेलुलर टेक्सचर टूट गया हो, और टूटने के बाद जब भी आपकी बॉडी के अंदर जो है कोई हीलिंग होती है तो वो फिब्रस टिश्यू से होती है। दैट मीन्स कि फिब्रोसिस जो है वो आपका डेवलप हो गया हो, हील जो है वो आपका फिब्रस टिश्यू से जो है वो डेवलप, आपने कभी देखा होगा कि अगर आपके जो है वो हाथ के ऊपर या बाजू के ऊपर कोई बहुत डीप जो है वो कट जो है वो डेवलप हो जाए, तो जिस वक्त वो हील होता है तो उसके अंदर जो है ना बिल्कुल एक स्मूथ हार्ड जो है वो टिश्यू बीच में जो है वो आ जाता है, जो एज अ निशान जो है वो लॉन्ग लास्टिंग लाइफ जो है वो आपका मौजूद रहता है। तो ये जो आपने हार्ड टिश्यू बीच में इंसर्ट किया है ये बेसिकली आपका फिब्रस टिश्यू होता है। तो जब भी किसी सॉफ्ट टिश्यू को आपकी बॉडी के अंदर डैमेज किया जाता है तो उसका जो हीलिंग का प्रोसेस होता है उसमें आप फिब्रस टिश्यू को ऐड करते हैं, और जो फिब्रस टिश्यू है उसका कंडक्शन का जो इंडेक्स है वो बहुत लो होता है। तो अगर आपने जो है वो मसल को परमानेंट डैमेज किया या फिर उसका जो डैमेज था वो फिब्रोसिस के साथ जो है वो हीलअप हो गया है, तो अब ये आपका जो ब्लॉक है वो इतना सवियर हो गया है कि इम्पल्स जो है वो आपकी किसी सूरत एट्रियल से वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट में ट्रेवल नहीं कर सकती। और कल मैंने आपसे कहा था कि अगर जो है वो आपका एसए नोड जो है वो इम्पल्स जो है वो जनरेट प्रॉपर तरीके से जो है वो एक वेंट्रिकल में ना भेज सके, तो जो एवी नोड होता है वो आपका इटसेल्फ जो है वो एक नया पेस मेकर जो है वो बन जाता है, जिसको आप एबनॉर्मल पेस मेकर बोलते हैं या एक्टॉपिक पेस मेकर बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आपका जो ब्लॉक है वो एवी कंपार्टमेंट से बहुत शिद्दत का था, तो अब एट्रियल कंपार्टमेंट जो है उसके नोड के रिदम के ऊपर बीट करना शुरू कर देगा, और जो आपका वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट है वो नीचे किसी भी आपका जो कंडक्टिंग सिस्टम था उसमें एक एक्टॉपिक जो है वो नोड बना लेगा और उसके रिदम के ऊपर जो है वो बीट करना शुरू कर देगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एट्रियल कंपार्टमेंट डिफरेंट रिदम पर बीट कर रहा होगा और वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट डिफरेंट रिदम पर बीट कर रहा होगा। इसका नुकसान क्या होगा कि यूजुअली एट्रियल कंपार्टमेंट जो है वो पहले जो है वो बीट करता है और फिर आपका वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट बीट करता है ताकि ब्लड जो है वो इसके अंदर जो है वो आ जाए। लेकिन अगर रिदम ऐसा है कि ये दोनों एक ही वक्त के ऊपर जो है बीट कर रहे हैं, तो ना ब्लड एट्रियल कंपार्टमेंट से वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट में आ सकता है और ना ही जो ब्लड आपका वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट है उससे एग्जिट करके ऑर्टा की तरफ जो है वो निकल सकता है, बिकॉज के इसकी फिलिंग ही नहीं हो पा रही। तो ये जो आपका एरिथमिया होता है जिसके अंदर आपका एट्रियल और वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट जो है वो टोटल कट जाने की वजह से डिफरेंट रिदम्स के ऊपर बीट करना शुरू कर देते हैं, उसको बेसिकली आप कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। इसमें पी क्यू आर एस के दरमियान कोई रिदम जो है वो मौजूद नहीं रहता, आपको बहुत सारी पी वेव्स इकट्ठी मिल जाएंगी जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, और आपको फिर बीच बीच में से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस जो है वो इकट्ठे मिलना शुरू हो जाएंगे जो कि डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसीज के होंगे। एज अ रिजल्ट आपको ये लगेगा कि जी पी और क्यू यहाँ 3 और 1 मौजूद था, इसमें कोई रेशो मौजूद बेसिकली जो है वो आपका थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ सांस जो है वो डेवलप हो सकता है, बट यूजली जो है वो आपका थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है वो फेटल होता है, और अगर फौरन जो है वो आपके इवेंट को जो है वो मेडिकल इंटरवेंशन जो है ठीक ना किया जाए पॉइंट्स हो जाती। तो ये 3 ब्लॉक्स जो है वो आप लोगों को याद होने चाहिए जब हम लोग देखते हैं कि जी अगर आपका जो इम्पल्स है वो एट्रियल से वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट में जो है प्रॉपरली मूव नहीं कर रही, तो आपका जो पी आर इंटरवल है वो अपने नॉर्मल पैराइज से फैलना शुरू हो जाएगा और ये बताएगा कि जी आपकी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस एग्जिस्ट करती है। और जो मोस्ट कॉमन डिस्टर्बेंसेज आपकी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं उसमें 4 एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। आपका हाइपॉक्सिक इस्कीमिक डैमेज हो सकता है, आयोनिक प्रॉब्लम है, इन्फेक्टिव प्रॉब्लम है या फिर ऑर्गेनिक इशू है, और मोस्ट कॉमन हम लोग जो देख रहे होते हैं और जो ईसीजी पे भी हमें आसानी से मिल जाता है दैट इज इस्कीमिक इशू। मेजॉरिटी 90% ऑफ द टाइम यही इशू जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है।
तो अगर इस्कीमिक की वजह से जो है वो आपका इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो है वो स्लो डाउन हो गया है और पीआर इंटरवल जो है वो फैलना शुरू हो गया है, तो इसको बेसिकली आप हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। और हार्ट ब्लॉक जो है वो 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। जो फर्स्ट डिग्री है उसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको एक जो है वो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग मिलेगा, लेकिन पी और क्यू आर एस के दरमियान आपको जो रेशियो है वो नॉर्मल मिलेगा, कि हर पी के बाद एक क्यू आर एस आ रहा है। सेकेंड डिग्री के अंदर हर 2 या 3 पी के बाद जो है वो आपका एक क्यू आर एस आना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स के पार्शल आपने जो है वो मसल डैमेज कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी तमाम इम्पल्सेस ट्रांसमिट नहीं हो रही विद इन द वेंट्रिकुलर कंपार्टमेंट। और जब आपकी इम्पल्स रुकना शुरू हो जाए तो फिर आपकी जो वेंट्रिकुलर बीट है वो रुकना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स कि आपका जो ब्लड फ्लो है फ्रॉम द वेंट्रिकल वो रुकना शुरू हो जाएगा। और अगर ब्लड फ्लो जो है वो आपका रुकना शुरू हो जाए वेंट्रिकल के अंदर से, तो फिर आपका जो सबसे कॉमनेस्ट जो ऑर्गन आपका जो है वो डैमेज होता है या हाइपॉक्सिक होता है ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई, दैट इज़ योर ब्रेन। और उसकी वजह से फिर आपकी रिपीटेड फेंटिंग जो है वो आपकी डेवलप होती है, जिसको आप जो है वो आम जुबान के अंदर हम लोग जो है वो स्टोक्स एडम सिंड्रोम या सास बोलते हैं। और जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें जब भी आपका जो है वो मामला जो है वो रुकना शुरू होगा, तो उसके अंदर आपकी पी और क्यू आर एस के दरमियान जो है वो कोई जो है वो सिंक्रनी जो है वो मौजूद नहीं होगी। और अगर उसके दरमियान जो है वो आपकी कोई सिंक्रनी जो है वो मौजूद नहीं है, तो फिर आपका जो एट्रियल कंपार्टमेंट है वो टोटली डिफरेंट रिदम पर बीट कर रहा है और वेंट्रिकुलर टोटली डिफरेंट पर। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ना एट्रियल की फिलिंग प्रॉपर हो रही है, ना वेंट्रिकुलर की फिलिंग प्रॉपर हो रही है, और दोनों ही कंपार्टमेंट से ब्लड का एग्जिट जो है वो रुक गया है। तो सवियर हाइपॉक्सिया ऑल अक्रॉस द बॉडी स्टार्ट हो जाता है एंड इट इज़ फेटल अनलेस एंड अनटिल के इसको जो है वो इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर जो है वो आप नॉर्मलाइज जो है वो ना कर दें। ऑलराइट, एक बहुत छोटा सा जो है वो इसी के साथ एसोसिएटेड है कि टी वेव की एबनॉर्मेलिटी जो है वो आपको बहुत कॉमनली जो है वो देखने को मिलती है। और जो टी वेव की एबनॉर्मेलिटी है वो मोस्ट कॉमनली जो है आपको पोटासियम टी वेव बिकॉज के रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करती है, और रीपोलराइजेशन पोटासियम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो अगर आपको टी वेव के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज मिल रही हो तो मोस्ट कॉमनली ये पोटासियम से एसोसिएटेड हो। नॉर्मल जो पोटासियम का कंसनट्रेशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट के करीब जो है वो मौजूद होता है। अगर आपका जो पोटासियम का लेवल है वो 7 के करीब करीब जो है वो पहुंचना शुरू हो जाए, तो आपकी जो टी वेव है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 2/3 ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। यूजली इट इज़ 1/4 और 1/3 के करीब इसका एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया है तो ये इंडिकेट करता है कि जो पोटासियम का कंसनट्रेशन है वो आपका जो है वो ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद अगर कंसनट्रेशन जो है वो 8 के करीब करीब जो है वो पहुंच जाए, बिकॉज के जो रीपोलराइजेशन है हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव पीरियड पढ़ा था कि जब तक जो है वो मामला जो है वो एटलीस्ट -60 के करीब रीपोलराइज होकर नहीं पहुंच जाता तो नई डीपोलराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो अगर देयर इज़ टू मच ऑफ द पोटासियम आउटसाइड, तो सेल के अंदर से पोटासियम बाहर फ्लो नहीं कर सकता, रीपोलराइजेशन जो है वो प्रोलॉन्ग होती चली जा रही है, और जितनी रीपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग होती जा रही है उतनी ही डीपोलराइजेशन आपकी स्लर्ड होती चली जा रही है। तो अगर आपका जो डीपोलराइजेशन का वेव है वो टूटना शुरू हो जाए और जो आपका टी वेव है वो फैलना भी शुरू हो जाए, उसका एम्पलीट्यूड भी जो है वो आपका बढ़ जाए, तो फिर ये आपको बता रहा होगा कि जी आपका जो पोटासियम है उसकी कंसनट्रेशन 8 से बढ़ गई है। और अगर पोटासियम जो है आपका बहुत कम हो, फॉर एग्जांपल डायरिया के अंदर आप सबसे कॉमन जो आप पोटासियम को बॉडी से लूज़ करते हैं वो डायरिया में करते हैं, जीआईटी से लूज़ करते हैं। तो अगर पोटासियम बहुत कम हो जाए तो आपकी जो रीपोलराइजेशन की वेव है वो फ्लैटन होना शुरू हो जाएगी। और अगर जो है
वो आपका जो पोटासियम है वो एक स्पेसिफिक लेवल से जो है रिड्यूस हो जाए, तो उसमें एक इनिशियल डिप के बाद जो है फिर आपकी टीबीएफ जो है वो डेवलप हुआ करती है। दैट मीन्स कि आपका जो इंटीरियर है वो ऑलरेडी जो है पोटासियम को फर्दर लूज करने की कैपेसिटी नहीं रखता, वो हाइपर पोलराइजेशन के मामले से पोलराइजेशन के प्रोसेस में आ गया है। दैट इज वाई यहाँ पर आपकी जो है वो यू वेव आना शुरू हो जाती है। एट टाइम्स ये कभी आपसे पूछ चीज़ में है उसका क्या इफेक्ट होता है आपकी ईसीजी के ऊपर, तो ये डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं। इसके ऊपर जो आपकी वेव फॉर्म के अंदर तब्दीली आ रही है वो भी आप आगे लिखी हुई है। इसको जो है ना वो एज सच जो है वो याद करिए। एक जो है वो टॉपिक रह गया है एरिथमिया का, एट्रियल और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, जो कि हम लोग जो है वो कल मोस्ट लाइकली जो है उसको देखेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग जो है वो सर्कुलेशन के ऊपर जो है वो पढ़ाएंगे। ईसीजी जो है वो जो इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर जो है वो दी हुई है, चाहे तो आप यहीं से प्रिंट्स ले लें इनके, और अगर बेहतर कोई प्रिंट चाहिए तो ये उसके पास इस्माइल के पास जो है वो मौजूद है। इस्माइल जो है जी वो आपको प्रोवाइड कर सकता है विद बेटर प्रिंट, और उसका कलर प्रिंट ले लें। ये जो है वो हम लोग सबसे आखिर के अंदर जो है इसको जो है वो फिर इंटरप्रेट करके जो है वो देखेंगे, बिकॉज कि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती। सो दिस इज all from my side for today. कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो एरिथमियाज जो आपके एट्रियल और वेंट्रिकुलर होते हैं उनके ऊपर बात करके और कोशिश करेंगे कि हम कल लोग जो है कार्डियक साइकिल के